नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। हम पढ़ रहे थे मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिज्म में मैग्नेटिक फील्ड के एक्सप्रेशन हम फाइंड कर रहे थे फॉर सम पर्टिकुलर शेप्स। हमने बायो-सेवर्ट लॉ का जो फर्स्ट एप्लीकेशन था, जो आपका मैग्नेटिक फील्ड थी ड्यू टू स्ट्रेट वायर, उसका यूज करके कुछ जैसे स्क्वायर के लिए और रेक्टेंगल के लिए या फिर आपका एक रेगुलर पॉलीगन है, इन सारे शेप्स के लिए हमने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड की थी कि इनके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है। तो उसी को आगे बढ़ाते हैं, हम कुछ और शेप्स लेते हैं और उनके लिए हम मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन जो है फाइंड करते हैं। तो आप देखो, आगे बढ़ने के पहले आपको एक चीज रिकॉल करनी होगी। आपने फाइंड किया हुआ था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर कॉइल, है ना। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल फाइंड किया था इसके सेंटर पे, और उसका फार्मूला क्या आया था अगर आपको याद हो, बी इक्वल म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 पाई आई बाई ए। ठीक है, ए क्या थी, इसकी रेडियस थी। ये आपका फार्मूला आया था एट द सेंटर। इसको याद रखना है आपको, इसका यूज होगा आगे। और साथ ही साथ जब ये ड्राइव हुआ था तो इसके ऊपर वाला स्टेप भी आप अगर थोड़ा सा याद रखो, इसके ऊपर वाला स्टेप जो है इसका डेरिवेशन आप देख लेना, लिंक डाल दूंगा मैं। तो इसके ऊपर वाला अगर आपको स्टेप याद हो तो जो आपने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड की थी, तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ आपने पहले एक ही एक्सप्रेशन बनाया हुआ था, आई डी एल बाई आर स्क्वायर, और फिर आपने इसको इंटीग्रेट कराया हुआ था। और जब इसको आपने इंटीग्रेट कराया था तो आपका कुछ स्टेप का टर्म आ गया था, बी इक्वल म्यू नॉट बाई 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर, आर रेडियस मान लो अगर, और इंटीग्रेशन डी एल। फिर इंटीग्रेशन डी एल आपने पूरे के लिए निकाला था तो इसको जो है इंटीग्रेट कर दिया था, तो 2 पाई आर पूरा इंटीग्रेशन आ गया था, आपने सॉल्व कर दिया था। ये आपको याद रखना है। आपको ये वाला स्टेप याद रखना है कि इस स्टेप से हमने फाइंड किया था, और रिजल्ट क्या आया था आपका इसके सेंटर पर, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई, इसका 2 पाई आर आया था, आर से आर कैंसिल हो गया था, सो 2 पाई अपॉन आर। ठीक है, ये आपका ये दो रिलेशन आपको माइंड में रखने हैं। अब आगे चलते हैं। आप देखो, सबसे पहले हम फाइंड करते हैं, देखो अलग अलग आपका शेप्स हैं। चलो जैसे आपका सेमी सर्किल दे दे, ठीक है, सेमी सर्किल है, करंट फ्लो है इसमें, इसके सेंटर पे पूछता है कितनी होगी, रेडियस इसकी सपोज आर है, ठीक है, इसके सेंटर पे पूछ रहा है, बताओ। सेमी सर्किल ना दे, आपका केवल इतना पार्ट दे दे, इतना, इसमें आई करंट फ्लो है, इसके कारण से सेंटर पर कितनी होगी, या फिर आपका कोई एक सेक्शन दे दे, इसका सेंटर पर एंगल कितना बन रहा है, सपोज अल्फा, इसके सेंटर पर एंगल बन रहा है अल्फा, कुछ भी दे देता है। तो इन सारे शेप्स की वजह से आप सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है आपको, और कितना इजीली फाइंड कर सकते हो आप, इसको हम देखते हैं। यहां से हम स्टार्ट करते हैं, ये सब आप तुरंत ही सॉल्व कर लोगे। देखो, तो क्वेश्चन है आपका कि एक आर्क है, क्योंकि सेंटर से एंगल बनाती है कितना, सपोज अल्फा एंगल बनाती है आर्क, ठीक है, ये सेंटर है और रेडियस आपका कितनी है आर, ठीक है। ये आपका एक पूरा सर्किल का एक पार्ट हमने ले लिया जिसमें से आई करंट फ्लो रही है, और आपको सेंटर पर, ये सेंटर है, यहाँ पर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। तो मैग्नेटिक फील्ड आप कैसे फाइंड करते थे, आप एक छोटा सा पार्ट लेते हो डीएल, छोटा सा पार्ट ले लेते हो डीएल, और उस डीएल की वजह से यहाँ पर फाइंड करते हो। तो उस डीएल की वजह से यहाँ पर फाइंड करेंगे तो आपको पता है कि एक छोटे से पार्ट डीएल की वजह से, बायो-सेवर्ट लॉ से आपको पता है कि एक छोटे से पार्ट डीएल अगर आपने ले लिया तो इस डीएल की वजह से यहाँ पर आपका, यहाँ से भी आ रही होगा, ठीक है, आप यहाँ पर डीएल ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इस छोटे से डीएल की वजह से आपका मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा बायो-सेवर्ट के हिसाब से, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। थीटा क्या होता है आपका, आर और ये आई डी एल के बीच का एंगल। आपको पता है सर्किल होता है जब, तो आपका आई जैसे इधर है तो डीएल की डायरेक्शन हमेशा इधर होगी और आर इधर। और आपको ये बात पता है कि टेंजेंट और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है हमेशा 90 होता है।
ये सारी चीज़ आप डेरिवेशन में देख चुके हो, जब आपने पूरे सर्कुलर के लिए निकाला हुआ था तब आपने डेरिवेशन देखा हुआ था। तो ये एंगल हमेशा 90 होता है। सो डी बी इक्वल V0/4 पाई IDL अपॉन R स्क्वायर। तो छोटे से पार्ट के लिए ये, तो इस पूरे पार्ट के लिए निकालना है तो आपको कराना होगा इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेट करा देंगे, डी बी का इंटीग्रेशन भी V0/4 पाई I और R कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन DL। अब बात आती है इंटीग्रेशन DL की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, इंटीग्रेशन DL की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो इंटीग्रेशन DL की वैल्यू अगर आपको फाइंड करनी है तो इसका मतलब क्या हो गया आपका, इंटीग्रेशन DL का मतलब क्या है आपको, ये पूरी लेंथ, ये पूरी लेंथ। अब ये पूरी लेंथ कितनी होगी आपको ये पता नहीं है, आपको केवल ये पता है कि केवल यहाँ से सेंटर से जो एंगल बना रही है पूरी लेंथ तो कितनी है अल्फा, और रेडियस कितनी है R। आपको केवल ये चीज़ पता है। तो आपको एक चीज़ पता होगा, एंगल इक्वल आर्क अपॉन रेडियस, एंगल इक्वल आर्क अपॉन रेडियस। अब ये पूरी लेंथ क्या है, आर्क है, एंगल क्या है अल्फा। आर्क आपको फाइंड करनी है, यानी पूरी लेंथ, और अपॉन रेडियस कितनी है R। तो आर्क इक्वल क्या हो जाएगा आपका, अल्फा इंटू R। तो आप टोटल लेंथ कितनी है ये वाली, आर्क टोटल कितनी है, टोटल लेंथ कितनी है, ये एंगल इंटू R और अपॉन R स्क्वायर है ये। ठीक है, तो आपका ये R कैंसिल हो गया। सो B इक्वल क्या आ गया आपका फार्मूला, V0/4 पाई I अल्फा बाई R। ये हो गया आपका फार्मूला। किसी भी आर्क के लिए आपको सेंटर पर अगर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी तो आप कैसे फाइंड कर सकते हो, इस फार्मूले से आप जो फाइंड कर सकते हो, V0/4 पाई I अल्फा। अल्फा यानी कि आपको एंगल है, पुट कर देना है पाई में कन्वर्ट करके, और अपॉन R। यानी कि जैसे आपको एक छोटा सा क्वेश्चन अगर गिवन हो, आपको क्या रहता है कि एक आर्क है, रेडियस इसकी सपोज कुछ मान लो आप 2 सेंटीमीटर है, और इसका सेंटर से एंगल कितना बन रहा है 60, सेंटर से कितना एंगल बन रहा है आपका 60 एंगल बन रहा है। ठीक है, और इसमें से करंट फ्लो हो रहा है सपोज 5 एम्पियर, और आपको बताना है इसके सेंटर पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो आप कैसे फाइंड कर सकते हो, जब इसमें से 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है तो B इक्वल V0/4 पाई, जिसकी वैल्यू आपको पता है कि 10⁻⁻⁷ इंटू I आपका हो जाएगा 5 इंटू एंगल कितना 60। अब एंगल को आपको पता है कि एंगल जो है आप पुट करोगे तो 60 नहीं पुट करोगे, एंगल जो आप पुट करोगे वो पाई में कन्वर्ट करके। तो अल्फा को आपको पता है कि आप 60 डिग्री है, अगर 60 क्या ले सकते हो आप 180 होता है पाई, तो पाई/3। ठीक है, 60 डिग्री आप इसको रेडियन में कन्वर्ट कर दोगे तो पाई/3। ठीक है, 180/3 60। तो इसको आप कन्वर्ट करके तो यहाँ पुट कर दोगे क्या पाई/3, इसकी वैल्यू आप पुट करी जो कहते हैं 10⁻⁷, आई की वैल्यू पुट कर दी आपने, पाई की वैल्यू पुट कर दी, और अपॉन R। R कितना है 2 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, पाई की वैल्यू जो होती है आपका पता ही है 3.14 अपॉन 6 × 10⁻²। इसको सॉल्व करोगे आप तो आपका आ जाएगा। ये आपको पता है ना कैसे कन्वर्ट करना होता है, एंगल को पाई में कैसे कन्वर्ट करना होता है। एंगल को पाई में कन्वर्ट करने के लिए क्या, आपको जिस एंगल को भी पाई में कन्वर्ट करना है तो उसको पाई/180 से कन्वर्ट करा दीजिए। 60 डिग्री को करना है तो 60 को आप पाई/180 से मल्टीप्लाई करा दोगे तो आपका क्या आ गया पाई/3। तो जिस भी एंगल को आपको रेडियन में कन्वर्ट करना होता है, यानी पाई में कन्वर्ट करना होता है, उस एंगल को आप पाई/180 से मल्टीप्लाई करा देते हो तो आपको इस तरीके से पाई में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपको पाई में कन्वर्ट कर देना है एंगल को, और उसके बाद यहाँ पर पुट कर देना है। तो यहाँ पर पुट कर दोगे आपका आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो इसकी वजह से आप कोई भी आर्क हो, आपका आर्क है आपका 60 डिग्री का एंगल बना रही है, तो आपको यहाँ पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर बन रही होगी और किस डायरेक्शन बन रही होगी आप निकाल सकते हो। जब इधर की तरफ करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगी, इधर, यानी कि अंदर की तरफ। सिंपल है। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, तो अब आप इस फार्मूले की हेल्प से देखो कितनी इजीली आप लिख सकते हो। तो आपको पता है एक आर्क की वजह से, अब ये देखो ये भी तो एक आर्क ही है, बस ये आर्क जो है सेंटर से कितना एंगल बना रही है ये, और ये एंगल कितना होगा आपको समझ में आ रहा है, पूरा एंगल कितना है 180। ठीक है, सेम वे में आपने ये एक आर्क ले रखी है, इसकी वजह से सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, तो ये एंगल कितना है, यानी कि आपने 1/4 पार्ट अगर ले लिया पूरे सर्किल का तो ये कितना एंगल बना रहा होगा 90 डिग्री। 90 डिग्री यानी कि 90 इंटू पाई/180 यानी पाई/2, सेम वे में 180 यानी कि पाई। तो आपका मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला क्या था, किसी भी एक आर्क की वजह से V0/4 पाई अल्फा I/R।
ठीक है, ये आपका फॉर्मूला था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई अल्फा आई बाई आर। तो बस क्या है, आई जो भी दिया हो, जो इसकी रेडियस गिवन हो यहाँ पुट कर देना, और अल्फा जैसे यहाँ पर अल्फा पाई है तो पाई पुट कर दो आप, यहाँ पर अल्फा पाई बाई 2 है तो पाई बाई 2 पुट कर दो आप। इस तरीके से पुट करके आप किसी भी टाइप का आपकी आर्क हो, अगर आपको ये गिवन हो कि उसके सेंटर से इतना एंगल बन रहा है, तो वो आर्क सेंटर पर कितना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है, वो जो है आप बड़े इजीली फाइंड कर सकते हो इस फार्मूले की हेल्प से। और आपको अगर थोड़ा दिमाग लगाओ तो इसके लिए भी सेम है, बस आपका एंगल चेंज हो रहे हैं जो सेंटर से बन रहे हैं। इसके लिए एंगल 180 है, ठीक है। आपका कितना भी दे दे, आपका सपोज जो सर्किल है आपका वो दे सकता है, आपका इतना सर्किल दे दे, है ना, इतना सर्किल दे दे, तो आपको बस क्या करना है, एंगल देखना है। और एंगल देखोगे आप, और जब पूरा हो जाएगा तो एंगल पूरा आपका ये 360 हो जाएगा। तो आप जो इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो, बड़ी सिंपल तरीके से, कोई सी भी आर्क आपको गिवन हो। तो नेक्स्ट आप देखो, आपका एक ये सेमी सर्किल है और ये 2 वायर है, टोटल पूरे कॉम्बिनेशन की वजह से आपको इस ओ पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। अब इसकी वजह से हम फाइंड करेंगे, इसकी वजह से फाइंड करेंगे, और इसकी वजह से भी फाइंड करेंगे। अब इसकी वजह से कितनी होगी, आपने लास्ट वीडियो में बताया हुआ था कि अगर एक वायर है तो उसकी एक्सिस पर ही अगर आप उस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर रहे हो तो वो मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, हमेशा 0। जिस एक्सिस पे रखा हुआ है उसकी वजह से अगर आप फाइंड कर रहे हो तो होती है हमेशा 0। यानी कि ये और ये कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे यहाँ पर, भाई इसकी एक्सिस में ये पॉइंट है और इसकी एक्सिस में भी ये पॉइंट है, यानी ये और ये दोनों मिलकर यहाँ पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे, 0। ठीक है, इस वायर की वजह से और इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर 0 होगी। और इस वायर की वजह से आपको फाइंड करना, आपको पता है सेमी सर्किल है, तो कितना हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और इंटू पाई इंटू ये एंगल पूरा कितना बना रहा होगा, आपको पता है कि एंगल कितना बनाता है पूरे सेमी सर्किल, यहाँ से ये पूरा एंगल कितना होगा, पाई। ठीक है, या फिर वैसे ही समझ सकते हो आपका क्या होता है पूरे सर्किल की वजह से 2 पाई आई बाई आर। यहाँ पर आधा सर्किल है तो आधे सर्किल की वजह से आधी हो जाएगी, तो 2 आपका हट जाएगा। वैसे भी समझ लो, आपका पीछे फार्मूला पड़ा होता है ना अल्फा आई बाई आर, तो अल्फा यहाँ पर कितना होता है, ये एंगल पूरा कितना बनता है 180, 180 मतलब क्या होता है पाई, तो अल्फा आई बाई आर। तो आपका टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी, ये वो ऊपर वाली तो 0 है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई पाई आई बाई आर। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू पुट कर दो आप, पाई की वैल्यू पुट कर दो 3.14 जो भी, एंड आई और आर यानी आपको इसकी रेडियस गिवन होगी, सारे पुट कर दो आप इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड जो है फाइंड कर सकते हो। ठीक है, अब आप देखो नेक्स्ट ईयर आपका एक वायर को इस तरीके से बेंड किया हो गया है, क्या है आपका, एक आर्क यहाँ बन रही है, एक यहाँ बन रही है, और ये 2 आपका इस तरीके से वायर बन रहे हैं, और आपको यहाँ पर इसके सेंटर पर टोटल पॉइंट आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। ठीक है, तो ये आर्क बन रही है, जो आपका जो पूरा सर्किल बन रहा है उसकी रेडियस कितनी है R1, और ये जो आर्क बन रही है उसकी रेडियस कितनी है R2, और एंगल दोनों आर्क कितना बना रही हैं, अल्फा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसकी वजह से इसकी वजह से इसकी वजह से इसकी वजह से चारों की वजह से टोटल मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर जो है हम फाइंड करेंगे। अब जब चारों की वजह से फाइंड करेंगे तो पहले हम फाइंड करते हैं चलो इन दोनों की वजह से। तो इन दोनों की वजह से अगर आप देखो, हमने पढ़ा वायर की एक्सिस में है तो मैग्नेटिक फील्ड 0, तो ये पॉइंट यहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, ये ना वायर की एक्सिस में ही तो है, इस तरीके से वायर रखे इन्हीं की एक्सिस में तो है, तो इनकी वजह से दोनों वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, 0। अब इस वायर की वजह से आप मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करो, तो इस वायर की वजह से आपको दिख रहा है आर्क है, R1 इसकी रेडियस है, अल्फा एंगल बना रही है, तो कितना होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई अल्फा आई बाई R1, इसकी वजह से हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, अब किस डायरेक्शन में होगा वो भी जरूरी है, तो आपका करंट कहाँ है, इधर करंट है आपका इधर, तो करंट इधर यानी कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगी, ऐसे यानी इसके इधर से आउटवर्ड, इधर से आउटवर्ड, तो यानी इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगी, आउटवर्ड। ठीक है, आउटवर्ड है तो मैं डॉट बना देता हूँ डायरेक्ट। अब इसकी वजह से आपका इस वाले आर्क की वजह से अगर आप फाइंड करो, चारों की वजह से फाइंड करना होगा आपको, अलग अलग एलिमेंट की वजह से फाइंड कर लो किसी भी तरीके से, बाद में आपको डायरेक्शन के हिसाब से ऐड कर देना है। तो इसकी वजह से म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, एंगल ये भी अल्फा बना रही है, करंट इसमें भी आई है, लेकिन इसकी रेडियस कितनी है R2। अब इसमें करंट देखो इधर है, करंट इसमें इधर है, जब करंट इसमें इधर है तो आपका ये मैग्नेटिक फील्ड किधर बना रही होगी, नीचे यहाँ पर इधर, यानी कि इनवर्ड, कहाँ होगी आपका, इनवर्ड होगी, तो इसकी इनवर्ड होगी। तो आपका देखो V3 और V4 एक कहाँ है आउटवर्ड, एक कहाँ है इनवर्ड, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है,
यानी टोटल मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो क्या आएगी आपका, सब्ट्रैक्ट होकर आएगी। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी आपका, बी इक्वल, अब सब्ट्रैक्ट किसको करोगे आप, बड़े वाले में छोटे वाले करोगे, तो बड़े वाले में छोटे वाले करोगे तो आप देखो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा किसकी होगी, देखो ये R1 जो है आपका छोटा है, तो ये नीचे वाली वैल्यू छोटी है, यानी कि ये जो है आपका बड़ा होगा, बाकी सब सेम है। तो आप टोटल मैग्नेटिक फील्ड इनकी तो जीरो ही है, मतलब ही नहीं है, तो B3 माइनस B4, तो सब्ट्रैक्ट करोगे आप तो μ0/4 पाई, अल्फा आई कॉमन ले लोगे तो वहाँ से बचेगा 1/R1 माइनस 1/R2। ठीक है, इस तरीके से आप जो इस आर्क के लिए मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो आप, ये दो सेमी सर्किल हैं और ये दो आपका स्ट्रेट वायर है, इस तरीके से वायर को बेंड किया गया है। अब आप जो है फाइंड करना है आपको यहाँ पर सेंटर पर, तो सेंटर पर फाइंड करना है तो इन दोनों की वजह से आपको कितना होगा, इन दोनों की तो एक्सिस पर ये पॉइंट, तो इन दोनों की वजह से होगा 0। फिर एक सेमी सर्किल ये और एक सेमी सर्किल ये, इसकी रेडियस R2 और इसकी रेडियस R1, सपोज इसकी वजह से आप निकाल लो, इनको हम इग्नोर कर दे रहे हैं। ठीक है, इन दोनों की वजह से 0 है, तो B1 इक्वल μ0/4 पाई पाई आई बाई R2, इसकी वजह से हमने R2 मान लिया, और B2 कितना होगा, यानी इसकी वजह से μ0/4 पाई पाई आई अपॉन R1। अब डायरेक्शन थोड़ा देख लें, ऐड ओवर आएगी सब्सट्रैक्ट होकर के आएगा, तो आपका इसमें करंट इधर है, करंट इस डायरेक्शन में, जब करंट इस डायरेक्शन में तो इसकी वजह से कहाँ पर होगा, अंदर की तरफ, है ना। तो आपको जो B2 आएगा इसकी वजह से आएगा वो कहाँ आएगा, अंदर की तरफ आएगा। और इसमें आपको देखो इधर है, इसमें जब इधर है तो ऊपर देख रहे हो आप, इससे ऊपर देख रहे हो, इससे नीचे देख रहे थे, इससे ऊपर देख रहे हो तो इससे ऊपर भी कहाँ आएगा आपका, अंदर की तरफ। तो दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है, तो टोटल निकालने के लिए आप क्या डायरेक्ट इनको ऐड कर दोगे, ऊपर से आपका एक कॉमन निकल आएगा। ठीक है, 1/R1 प्लस 1/R2 आपका यहाँ पर सेंटर पर निकल आई। नेक्स्ट देखो आपके इस तरीके से 8 आर्क हैं। ठीक है, 8 आर्क्स हैं, करंट फ्लो हो रहा है आई इनमें, करंट इस तरीके से इनमें फ्लो हो रहा है। ये जो आपका छोटी वाली आर्क है 4, इनकी रेडियस है R, और जो बड़ी वाली आर्क है इनकी रेडियस है 2R सपोज। और आपको कहता है सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे आप देखो, एक चीज़ आपको गिवन है कि जो आर्क है सारी वो सेम है। ठीक है, यानी ये आर्क सारी आर्क की लेंथ सेम है, और ये सारी की सारी आर्क जो है आपका सेंटर पर इक्वल एंगल जो है आपका फॉर्म करती है, इक्वल एंगल बनाती है सेंटर पर। तो पहली बात तो आप ये देखो कि आपको पता है कि रेडियस पता है, इस आर्क की वजह से आप निकाल सकते हो, लेकिन ये एंगल कितना है अगर अपने आप फाइंड कर लो तो आपको बस पता है कि छोटी वाले आर्क जो हैं उनके लिए रेडियस R ले लोगे, बड़ी वाली के लिए 2R, जितनी बड़ी वाली है आपका 1 2 3 4 के लिए 2R है, और 1 2 3 4 ये छोटी वाली आर्क के लिए रेडियस R है। ये एंगल कितना होगा, तो पूरा एंगल कितना होगा 360। अब ये 360 जो है आपका कितनी आर्क बना रही हैं, 4 ये और 4 ये, टोटल 8 आर्क मिलकर के 360 एंगल फॉर्म कर रही हैं, और इक्वल एंगल फॉर्म कर रही हैं, यानी कि हर एक आर्क कितना एंगल फॉर्म कर रही है यहाँ पर आपको पता है 360/8, यानी कितना आ जाएगा आपका 45। और 45 को अगर आप पाई में कन्वर्ट करना चाहो तो आपका क्या हो जाएगा π/4। ठीक है, तो ये आपका आ गया π/4, यानी हर एक आर्क कितना एंगल बना रही है π/4, ये भी π/4 और ये भी π/4। अब सबकी वजह से आपको सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, आप बिल्कुल आसानी से फाइंड कर सकते हो। देखो कैसे, लार्ज आर्क की वजह से अगर आप फाइंड कर लो, ड्यू टू आर्क ऑफ रेडियस 2R। अब आप एक चीज देखो, जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो सारी की सारी आपको जो है एक ही डायरेक्शन बनाएंगी, सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड ऐड होकर गई। क्यों, क्योंकि आपको देखो ये सर्किल है, आपको पहले ही फाइंड कर चुके, आप यहाँ से देखोगे तो भी अंदर होगी, यहाँ से देखोगे तो भी अंदर होगी, यहाँ से देखोगे इस तरफ तो भी अंदर होगी। ठीक है, यहाँ से देखोगे आपका तो भी अंदर होगी। तो आपका सारी मैग्नेटिक फील्ड जो है, इसकी वजह से इतनी मैग्नेटिक फील्ड निकलेंगी और इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड निकलेंगी, सारी मैग्नेटिक फील्ड जो है आपका एक ही डायरेक्शन में आएगी। और डायरेक्शन क्या होगी आपको पता है, इधर करंट है यानी कि इनवर्ड। ठीक है, तो डायरेक्शन का गेम हमें नहीं समझना, यहाँ पर डायरेक्शन का सॉल्व है सब कुछ पहले से, कि आपको सबको ऐड कर देना है मैग्नेटिक फील्ड, सारी मैग्नेटिक फील्ड जो है आपका अंदर की तरफ ही है। तो इस आर की वजह से आप मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर लो, एक आर की वजह से कितना होगा, सपोज B1 इक्वल μ0/4 पाई
अल्फा आई बाई आर होता है, अल्फा कितना है पाई बाई 4 आई सब में सेम ही अपॉन आर इसका कितना है 2r। तो एक की वजह से हो गया। तो ऐसे ही कितनी आर्क हैं, ये 4 आर्क्स हैं, तो टोटल जो है आपका 2 आर रेडियस वाली जो आर्क्स हैं उनकी वजह से टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी, चारों की वजह से। एक की वजह से इतनी, तो 4 की वजह से तो 4 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, जब 4 से आप मल्टीप्लाई कराओगे तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई अल्फा बाई पाई बाई 4 इंटू आई बाई 2r। तो ये 4 कैंसिल, सो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन 2r, पाई आई अपॉन 2r। तो ये तो हो गया किन की वजह से, 2r रेडियस वाली आर्क की वजह से। अब आप क्या करोगे, r रेडियस वाली आर्क की वजह से फाइंड करोगे, तो आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पर तो पाई बाई 4 ही होगा और यहाँ पर आई बाई आर होगा, पर इतना चेंज आएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, r वाली की वजह से आपका कितना होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई पाई आई अपॉन, यहाँ पर 2r था तो यहाँ पर r हो गया। समझ आ रहा है, डायरेक्ट आपको यहाँ पर पाई बाई 4 ही पुट करोगे एक की वजह से, और यहाँ पर आई अपॉन बस यहाँ पर 2r था तो यहाँ पर आपको जो रेडियस r है तो r हो जाएगा। तो सब सेम, तो ऐसे ही 4r की वजह से तो 4 से मल्टीप्लाई कराओगे आप, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो सब कुछ सेम चल रहा, बस यहाँ जो 2r आपका था इसके लिए जो है r हो जाएगा। अब तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड अगर आपको फाइंड करनी है तो इनको सबको जो है आप ऐड कर दोगे, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई पाई आई कॉमन हो गया, यहाँ से आपका 1/2r प्लस 1/r, और भी आप जो एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व करना चाहो इसको कर सकते हो सिंपल। नेक्स्ट देखो, आपने एक वायर को इस तरीके से फोल्ड किया हुआ है, कैसे, ऐसे वायर है, ऐसे किया है, फिर आपने एक सर्किल बना दिया है, फिर ऐसे इधर गया, फिर एक सर्किल बना दिया, फिर ऐसे आई करंट ही आपका टोटल फ्लो हो रहा है, और आपको यहाँ पर इसके सेंटर पर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। अब देखो, अब इस वायर की वजह से यहाँ पर जीरो नहीं होगी, क्योंकि ये वायर इसकी एक्सिस पर नहीं है, बल्कि क्या है, इससे एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए पर है। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अगर आप फाइंड करो ड्यू टू सर्किल, ठीक है, ड्यू टू सर्किल आप सी लिख दो, तो क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, आपको पता है सर्किल की वजह से सेंटर पर कितना होता है 2 पाई आई बाई रेडियस यहाँ पर ए, चलो आर ले लो, ठीक है, 2 पाई आई बाई आर। तो ये हो गया, इसकी वजह से हो गया। अब इस वायर की वजह से, ये जो वायर है, तो वायर की वजह से कितना होगा, वायर लिख देते हैं हम। आपको पता है एक वायर की वजह से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर पर कितनी होती है मैग्नेटिक फील्ड, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई बाई आर, ठीक है, ये हो गया आपका। अब अगर आप देखो डायरेक्शन देखते हैं, तो आपको पता है, देखो ये वायर इधर है, तो ये यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन बना रहा होगा, वायर इधर है, इधर करंट है, सॉरी इधर करंट है, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगी इसकी, इधर। तो यहाँ पर इसकी वजह से, वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आपका कहाँ आ रही होगी, करंट इधर है, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगी आपका आउटवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगी आपका आउटवर्ड। इसकी वजह से अगर आप देखो तो आपका किसी भी एक पार्ट पर देख लो, ऊपर ही देख लो आप, एक पार्ट पर देख लो पूरे का निकल आता है, तो ऊपर अगर आप देखो तो ऊपर इधर है, यानी इसकी वजह से आपका कहाँ है, ऊपर देखो इधर करंट है ना, तो करंट इधर है, तो यानी क्या होगा आपका इधर, यानी इसका भी कहाँ है आपका आउटवर्ड। तो इसकी वजह से भी आउटवर्ड और इसकी वजह से भी आउटवर्ड, तो दोनों की वजह से जब मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड ही है, यानी नेट मैग्नेटिक फील्ड आपको क्या है, डायरेक्ट आप इन दोनों को ऐड करके निकाल दोगे। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई बाई आर कॉमन ले लो आप, यहाँ से क्या बचेगा आपका पाई, और यहाँ से बचेगा आपका 1, इसको आप सॉल्व कर लोगे, आंसर निकल आएगा आपका, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन ये, यहाँ पर क्या किया हुआ आपने इस वायर को ऐसे नहीं फोल्ड किया, आपने क्या किया, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, इस तरीके से फोल्ड किया, पूरा राउंड कर दिया है, और थोड़ा सा बचा के फिर इधर कर दिया है, और आपको यहाँ पर फाइंड करना है सेंटर पर इसके। फिर से याद रखो, आपका ये जो पॉइंट है इसकी एक्सिस पर नहीं है। अगर देखो ऐसे होता, सेमी सर्कुलर इधर फाइंड करना होता, तो इसकी एक्सिस पर आ जाता, तो फिर इन दोनों की वजह से जीरो होता, लेकिन यहाँ पर ये केस नहीं है, आपको यहाँ पर फाइंड करना है, ठीक है। तो आपका कितना होगा, तो आप इसकी वजह से फाइंड कर लो, और इसकी वजह से, अब इसकी वजह से आपको कितना होगा, चलो पहले सर्किल की वजह से फाइंड कर लेते हैं। आपको पता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई बाई आर, और इस वायर की वजह से म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई बाई आर। अब डायरेक्शंस का गेम देखें अगर, तो इधर है, ठीक, करंट आपका इधर है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगी आपका, इसकी वजह से आपका मैग्नेटिक फील्ड जो सर्किल की वजह से आपका कहाँ होगी, आपका अंदर की तरफ, किसी भी यहाँ पर देख लो आप, किसी भी डायरेक्शन से देख लोगे सेम आपका अंदर की तरफ आ रही है। और इसकी वजह से अगर आप देखो तो इसमें ऐसे करंट फ्लो रहा है, तो इसकी वजह से ऊपर देखोगे कहाँ आएगी आपका,
बाहर की तरफ, यानी कि आप यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है उन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है आपका जस्ट अपोजिट है। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड आप फाइंड करोगे वो क्या करोगे आप एक में दूसरे को आप सब्सट्रैक्ट करा दोगे, ठीक है, सब्सट्रैक्ट करा दोगे आप। अब आप सब्सट्रैक्ट किस में किसको कराओगे, आपको दिख रहा होगा ये वाली मैग्नेटिक फील्ड बड़ी है क्योंकि यहाँ बाकी तो सब सेम है और यहाँ पर पाई और एक्स्ट्रा है, तो इसमें से आप इसको जो है सब्ट्रैक्ट करा दोगे, सब्ट्रैक्ट करा देना। देखो आप आपका ये शेप है, ठीक है, इधर से आप मान लो करंट ऐसे फ्लो है ऐसे, तो आपको देखो दो स्ट्रेट वायर है जिनसे, और आपको यहाँ पर इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। तो इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, ये ओ है, तो इसकी वजह से आप फाइंड करोगे इस वायर की वजह से, इस वायर की वजह से और इस सेमी सर्कल की वजह से। तो इस वायर की वजह से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर पर कितनी होगी, सपोज आप ये वायर को फर्स्ट मान लो, इस पार्ट को सेकेंड मान लो, इसको थर्ड मान लो, तो इस वायर की वजह से कितनी होगी V0/4 2I/r, है ना। आपको पता है कि वायर के परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर पर क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड 2I/r, इसकी वजह से इतनी होगी। फिर इसकी वजह से आपको पता है सेमी सर्कल की वजह से कितनी होती है V0/4 πI/r, और फिर थर्ड आपको ये भी पता है कि इस वायर की वजह से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर पर कितनी होगी V0/4 2I/r, ठीक है। इन दोनों वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर पर जो फील्ड होती है वो फार्मूला लगा दोगे, और इस सेमी सर्कल के सेंटर पर जो फार्मूला होता है वो वाला आपने लगा दिया। अब तीनों मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आप देखो, तो ये इधर है, करंट इधर है, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगी आपका इनवर्ड। यहाँ पर करंट इधर है तो ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगी आपका इनवर्ड, और यहाँ पर आपका करंट इधर है तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगी इनवर्ड, यानी तीनों की मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है आपका इनवर्ड। तो तीनों की मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, तो आप क्या करोगे तीनों मैग्नेटिक फील्ड को आप डायरेक्ट उठा करके ऐड कर दोगे, तो भी आपको कॉमन निकले और आपकी आ जाएगी टोटल मैग्नेटिक फील्ड। सेकेंड केस देखो आपका इस तरीके का फिर से, लेकिन थोड़ा एक वायर की डायरेक्शन हमने थोड़ा पलटी हुई है, आप करंट यहाँ से आ रहा है ऐसे और इधर जा रहा है। तो अगर आप देखो पहला वायर है, इसकी वजह से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर पर 2I/r, इसकी वजह से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर पर 2I/r, और इस सेमी सर्कल के सेंटर पर इसकी रेडियस भी आर है πI/r। अब डायरेक्शन देखो, पहले की वजह से आपका इनवर्ड, ये दूसरा जो है आपका इसकी वजह से ऊपर देखोगे, इसमें करंट इधर है, इसकी वजह से आप ऊपर देखोगे अगर तो कहाँ होगी आउटवर्ड, और इसमें अगर आप देखो करंट नीचे है तो इसकी वजह से भी क्या होगी आपका आउटवर्ड। तो इन दोनों सेक्शन की वजह से आउटवर्ड है और इसकी वजह से इनवर्ड है, यानी कि ये दोनों आपका डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे और ये तीसरा वाला जो है आपका सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। क्यों, ये दोनों सेम डायरेक्शन है और ये जो है आपका अंदर की तरफ है, तो ये सेम डायरेक्शन ऐड होकर टोटल निकाल लोगे, फिर जो टोटल आएगा वो भी बाहर की तरफ है, उसमें से आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड आपको कितना आ जाएगी, ये दोनों ऐड हो जाएंगे और उसमें से आपका ये वाली मैग्नेटिक फील्ड को आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपका आ जाएगी टोटल मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट देखो आपका इस तरीके से एक ये सर्कुलर कॉइल है। अब इसमें क्या है आपका आई करंट यहाँ से आता है, ठीक है, फिर आपका आई आकर के यहाँ डिवाइड हो जाता है, I1 सपोज इधर आ गया और I2 सपोज आपका इधर चला गया, या I1 यहाँ से आता है और I2 इधर से आता है, दोनों मिलकर के आपका फिर से I जो है आपका यहाँ से बाहर चले जाते हैं। तो इस सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी इसके, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन गिवन हो कि I1 और I2 में डिवाइड हो रहा है, करंट आकर के I1 I2 में डिवाइड हो जा रहा है और फिर जो मिल करके बाहर चला जा रहा है, इस टाइप से अगर क्वेश्चन गिवन हो तो थीटा कुछ भी हो, चाहे ये जितने एंगल पर आपका, चाहे ये छोटा सा पार्ट ये कवर कर रहा हो, ज़्यादा पार्ट ये कवर कर रहा हो, कुछ भी हो, थीटा कुछ भी हो आपका, इधर से इधर 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 इधर, थीटा कुछ भी हो आपका, मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर हमेशा जीरो होती है, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड हमेशा जीरो होगी, चाहे आपका कुछ भी थीटा ये वाला गिवन हो, अगर आपका आई आकर के I1 और I2 में डिवाइड हो जा रहा है। अब कैसे जीरो होगी इसको भी अगर आप समझना चाहो तो अगर आप समझो ये वायर ऐसे और ये वायर ये वाला, ये दोनों पैरेलल में है। अब ये दोनों जब पैरेलल में हैं तो आपको पता है जब दो वायर पैरेलल में होते हैं तो उनके एंड के अक्रॉस पोटेंशियल सेम होता है, यानी इस एंड के अक्रॉस पोटेंशियल और इस एंड के अक्रॉस पोटेंशियल सेम होगा। अब आप मान लो ये L1 लेंथ है इतनी, ठीक है, और इस L1 लेंथ का रेजिस्टेंस कितना है R1, ये लेंथ मान लो आप L2 है और इतनी लेंथ का रेजिस्टेंस कितना है R2, ठीक है, और जो आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है वो पूरे वायर का आपका कितना है रो है। तो आपको देखो पोटेंशियल सेम है, यानी पोटेंशियल दोनों को सेम करोगे तो पोटेंशियल आपको पता है V इक्वल क्या होता है IR, V इक्वल होता है आपका IR, रेजिस्टेंस आप सॉरी कैपिटल R मान लो, तो आपको पता है I1 R1
यानी इसका पोटेंशियल इक्वल क्या होगा, इसका पोटेंशियल, यानी कि I2 R2 I1 और R1 R इक्वल आपको पता है होता है रो एल बाई ए, ठीक है। तो रो सेम है दोनों वायर के लिए, L1 इसकी लेंथ है और अपॉन A1, यहाँ पर I2 और ये रो L2 अपॉन A2। अब A1 A2 भी सेम है, ठीक। क्रॉस सेक्शन एरिया जितना यहाँ पर है वायर का उतने यहाँ पर भी है। तो आपका देखो क्या A भी कैंसिल हो जाएगा, रो भी कैंसिल हो जाएगा, तो I1 L1 इक्वल I2 L2। अब इस पार्ट की वजह से यहाँ पर अगर आप मैग्नेटिक फील्ड देखोगे तो आपको पता है μ0 अपॉन 4 पाई I अपॉन R होता है, I अपॉन R स्क्वायर, और इंटू क्या होता है टोटल लेंथ, ठीक है। इंटू होता है आपका टोटल लेंथ। याद करो आप डेरिवेशन शुरुआत में आपका क्या किया था, यही तो था इंटीग्रेशन डीएल, μ0 अपॉन 4 पाई I अपॉन R स्क्वायर इंटीग्रेशन डीएल। R क्या है यहाँ पर, ये रेडियस इसकी, तो इंटीग्रेशन डीएल। अब इंटीग्रेशन डीएल मतलब इस पार्ट के लिए ले रहे होते हैं, ये वाली लेंथ यानी कि L1, यहाँ पर आपका L1, यहाँ पर करंट कितना है I1, तो ये हो गया। फिर समझ में आ रहा है, μ0 अपॉन 4 पाई I अपॉन R स्क्वायर होता है, तो इस पार्ट के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं, इस पार्ट में करंट कितना है I1 अपॉन R स्क्वायर, और इंटू क्या होता है इंटीग्रेशन डीएल। इंटीग्रेशन डीएल मतलब पूरी लेंथ, तो ये पूरी लेंथ कितनी इस पार्ट की L1, तो I1 L1 अपॉन R स्क्वायर। सेम वे में इसके लिए जब आप फाइंड करोगे B2, तो μ0 अपॉन 4 पाई, इस पार्ट में करंट I2 है, इसकी लेंथ L2 है, L2, और अपॉन रेडियस इसकी भी क्या है आपका R स्क्वायर। अब एक चीज़ आपको पता है कि I1 L1 किसके इक्वल है, I2 L2 के। सो आपका इसका मतलब क्या है, I1 L1 I2 L2 के इक्वल है, बाकी सब पार्ट तो सेम ही है। इसका मतलब B1 इक्वल क्या है आपका B2। अब B1 इक्वल B2 है। अब अगर आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखो, यहाँ पर जो करंट इधर है, यहाँ पर करंट इस डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर जब करंट आपका इस डायरेक्शन में है, सपोज आपका इधर है, कहीं इधर नीचे इधर है आपका, तो यानी इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगी आपका इधर की तरफ, है ना, मतलब आपका कहाँ आउटवर्ड, इसकी वजह से। तो B1 जो आपका आएगा वो कहाँ आएगा आपका आउटवर्ड आएगा। और यहाँ पर अगर आप देखो नीचे की तरफ है, तो आपका नीचे की तरफ करंट, तो यहाँ पर आप देखोगे जब करंट आपका नीचे की तरफ है, तो यहाँ से आपका अंदर, तो इसकी वजह से आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी आपका इनवर्ड होगी। तो एक की वजह से आउटवर्ड, एक की वजह से इनवर्ड। एक पार्ट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हमेशा आउटवर्ड आएगी और एक की वजह से इनवर्ड आएगी, क्योंकि इनमें करंट की डायरेक्शन जस्ट जो है अपोजिट है। तो आप देखो दो मैग्नेटिक फील्ड सेम है और साथ ही साथ डायरेक्शन अपोजिट है उनकी, तो आपका हमेशा नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, जब अपोजिट डायरेक्शन में है तो आपको पता है नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 होगी, और आपको पता है दोनों सेम है, तो सेम है मतलब आपका सॉल्व होकर कितना आ जाएगा 0। तो इस तरीके से अगर आपका गिवन हो वायर, उसमें I करंट आ रहा हो, फिर I1 I2 में डिवाइड हो जा रहा हो, तो आपको जो हमेशा सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड आएगी, दैट मैग्नेटिक फील्ड विल बी 0 इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट एवर बी द एंगल। ये एंगल आपका कुछ भी हो, कितना भी पार्ट आपने I1 पार्ट जिसमें करंट फ्लो हो रहा है वो कितना भी छोटा लो कितना भी बड़ा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके सेंटर पर हमेशा मैग्नेटिक फील्ड 0 आएगी।